हमारी चैप्टर है क्लास 8 की एसएसटी का, दैट इज नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूज। नेचुरल रिसोर्स का मतलब होता है प्राकृतिक संसाधन और उनके इस्तेमाल। देखो, प्राकृतिक संसाधन का मतलब समझ में आना चाहिए पहले, संसाधन क्या होते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से अब आप 8th में जाते हैं नॉर्मली तो भी आपकी बुक में यही चैप्टर होता है, संसाधन, रिसोर्सेस क्या होते हैं। संसाधन, देखो सिंपल सी बात है बेटा, आपके अभी टाट पे सर पे बाल थोड़े कम है तो इन्होंने टोपी लगा रखी, इनके भी इतने लंबे बाल हो तो हो सकता है इनकी टोपी किसी इस्तेमाल की ना हो, तो वो उनके लिए संसाधन नहीं होगा। जब जो चीज आपके लिए इस्तेमाल में हो वो आपके लिए संसाधन है। मेरा चश्मा ले लो और आप दोनों लगाओ, आप लोग बोलोगे माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ, और सेम मैं भी यही बोल रहा हूँ यहाँ बैठ के। क्यों? क्योंकि आपके लगा दूंगा तो आपको ढंग से दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपकी आंखें कमजोर नहीं है, और मैं हटा दोगे मेरे को दिखेगा नहीं, मेरी आंखें कमजोर। तो मेरे लिए ये संसाधन है बट आपके लिए वो संसाधन नहीं है। तो संसाधन ऐसी कोई चीज जो आपके इस्तेमाल में हो, जिसका आप इस्तेमाल कर सको, वो चीज आपके लिए संसाधन है। समझ रहे हो? आपके आसपास कोई भी चीज विच इज यूजेबल फॉर यू, या जो चीज के लिए इंपॉर्टेंस हो आपकी कि भाई हाँ इसके बिना आप नहीं रह सकते, तो वो आपके लिए क्या है? संसाधन है। ठीक है ना? अब यहाँ पे टॉपिक है नेचुरल संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। मतलब कुछ संसाधन, अब जैसे चश्मा है, अब क्या चश्मा प्रकृति में मिलता है? नहीं, दुकानों में बनाया जाता है। तो ये प्राकृतिक नहीं है, ये ह्यूमन मेड संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन, इंसानों द्वारा बनाया संसाधन। नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसा संसाधन जो आपके आसपास आपको प्रकृति से मिले, वो संसाधन और उसके क्या इस्तेमाल है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट जो जितना भी रेड में है ना, यहां से चैप्टर शुरू होगी, मैंने एक इंट्रो रखा है कि भाई नेचुरल रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्स एवरीथिंग अराउंड अस, सॉरी नेचर इंक्लूड एवरीथिंग अराउंड अस। नेचर मतलब हमारे आसपास जो भी चीज हम प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं, हवा, पानी, मिट्टी, पेड़, एनिमल, मिनरल, ये हमने नहीं बनाए, ये हमें प्रकृति में शुरू से मिलते हुए नजर आए। जब इंसान इन चीजों का इस्तेमाल करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, तो वो प्राकृतिक संसाधन बन जाते हैं। मतलब आप हो, आप इन संसाधन का इस्तेमाल करो, क्यों? क्योंकि आपको इनकी जरूरत महसूस हो रही है, और अगर आप इनकी जरूरत महसूस करके इनका इस्तेमाल कर रहे हो तो ये प्राकृतिक संसाधन बन गए आपके लिए। एग्जांपल, जंगल में पेड़ होते हैं, वो नेचर है आपका, ठीक है, प्राकृतिक रूप से मिल रहे हैं, लेकिन उसकी लकड़ी से आप इस्तेमाल करके फर्नीचर बनाओगे तो वो आपका संसाधन बन जाता है। ठीक है ना? तो जब नेचर एक संसाधन कब बनता है, तो देखो नेचर एक संसाधन जब बनता है जब वो इंसान के लिए यूजफुल हो, जब इंसान उससे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसको इस्तेमाल करे, मतलब उसको यूजफुल बनाए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, या वो इकोनॉमिक तौर पर पॉसिबल भी हो इस्तेमाल करना, ऐसा हो कि उसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकते और समाज में उसे एक्सेप्ट भी किया जाए, ठीक है ना, तो वो एक संसाधन बन जाता है। एग्जांपल, ऑयल जो समुद्र में, बिल्कुल गहरे समुद्र में पाया जाता है, वो संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसे निकाल ही नहीं सकते, मुश्किल है थोड़ा, तो इसीलिए। ऐसे ही सैक्रेड ट्रीज, पवित्र पेड़, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, पवित्र पेड़ों का पूजा की जाती है उनके लिए, तो क्या है, कल्चर की रीजन की वजह से, तो है तो वो भी इस्तेमाल तो कर सकते हो आप, लेकिन नहीं कर रहे हो तो आप उसे संसाधन मान रहे हो? नहीं। कोई एक पेड़ है, उस पर लोग पूजा करते हैं मान लो, ठीक है ना, तो वो संसाधन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कल्चरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसे, ठीक है। लेकिन अगर लोग पेड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं फर्नीचर बनाने में, क्यों? क्योंकि वो उसको लोग उसको कल्चरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मतलब ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं, संसाधन है, इसका इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो, अब जब आप चैप्टर पढ़ते हो ना, सबसे पहले कोट देखते हो, है ना, ये होता है चैप्टर। ये क्या कह रहा है? साइंटिस्ट कह रहे हैं हमें प्रकृति का केयरफुली, अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें संसाधन का वेस्ट नहीं करना चाहिए, हमें इन चीजों को बार बार यूज करना चाहिए, हमें जो भी हमने नुकसान पहुंचाया है अब तक एनवायरमेंट में उसको रिस्टोर करना चाहिए, वापस से ठीक करना चाहिए। हमें एक रीजनरेटिव इकोनॉमी की जरूरत है। व्हाट इज रीजनरेटिव इकोनॉमी? एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर वी टेक फ्रॉम नेचर, जहां पर हम चीजें नेचर से लेते हैं बट हम वापस नेचर को वो चीजें वापस भी देते हैं। मतलब अगर हम संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रकृति से मिल रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि वो वहां खत्म भी ना हो। अगर आप आम खा रहे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसकी गुठली से एक नया पेड़ भी उगाओ। समझ पा रहे हो? जैसे नेचर खुद से करता है क्या? पेड़ काट दो, ठीक है ना, पूरा कब है? अगर रिप्लांटिंग नहीं करोगे, दोबारा पौधा नहीं उगा तो, लेकिन पेड़ काटो और उसके बाद नए प्लांट भी लगा दो, तो रीजनरेटिव इकोनॉमी है। तो नेचर क्या है? नेचर में वो सब चीजें आती हैं जो लिविंग थिंग करते हैं, प्लांट, एनिमल सब करते हैं, और नॉन लिविंग थिंग हवा, पानी, मिट्टी, पहाड़, ये सब चीजें, ये सब इंसानों ने नहीं बनाई, इसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। तो ये तो कोर्ट से रिलेटेड करके बातें कही गई थी, हम आगे चलते हैं। कोई भी चीज या प्रकृति, अच्छा देखो जैसे प्रकृति है, प्रकृति में हमें कोई भी चीज पाई जा रही है तो हम उसे एक संसाधन कह रहे हैं। हाँ, तो कह रहे हैं जब वो हमारे लिए यूजफुल है। अब प्रकृति में हवा मिल रही है, प्रकृति में आपको पेड़ मिल रहे हैं, पानी मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो आप उस नेचर को, वो सब नेचर है, उस नेचर को आप रिसोर्स कह रहे हो, कब कब कह रहे हो, उस पे टॉपिक है। नेचर एक संसाधन तब बनता है जब इंसान उसे इस्तेमाल करना शुरू करता है। एग्जांपल, पेड़ों को जंगलों में, उसके लिए लोग क्या करते हैं? फर्नीचर बनाते हैं। पानी का नदी का होता है, उसको लोग पीते हैं, तो संसाधन है। मिट्टियां उसमें खेती करते हैं, तो संसाधन है। तो इसका मतलब इस्तेमाल कर रहे हो तो वो संसाधन है। लेकिन कंडीशन है ना भाई, वही चीज संसाधन कैसे बनती है? तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब हमें एक ऐसी तकनीक इस्तेमाल करनी जो हम सही में कर सकें। जैसे ऑयल जो पूरा गहराई में समुद्र के नीचे है, वो संसाधन नहीं है। देखा जाए तो वो वस्तु तो है, वो प्रकृति में पाई गई है, लेकिन वो संसाधन क्यों नहीं है? क्योंकि हम आज तक वहां पहुंच नहीं पाए। तो क्या हम तकनीकी तौर पर उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, या उसको ले पा रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर पा रहे हैं? नहीं। तो क्या वो हमारे संसाधन है? सो रही हो ना? नहीं। संसाधन क्या होता है? देखो मुझे भी नींद आ रही है पर कोई बात नहीं, पढ़ना पड़ता है। छुट्टी है ना आज? छुट्टी थी ना आज, तो सो लेती आराम से पूरा दिन का। बेटा बहुत आसान सा टॉपिक पूछा है, संसाधन तो कोई भी बता देगा। बताओ मेरे भाई फरदीन, देखो फरदीन कैसे झटपट झटपट बता देगा।
कोई भी ऐसी चीज हमारे आसपास जिसका हम इस्तेमाल कर सके वो संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन क्या है मेरे भाई फैजू? फैजू थोड़ी नजर आ रहे हो, थोड़ा और छुप जाओ। बताओ मेरे भाई अमन। हाँ, अब भाई ये जो ऑयल है समुद्र में, ये ऑयल भी तो संसाधन है, लेकिन इसे हम मान ही नहीं पा रहे क्योंकि तकनीकी तौर पर हम यहाँ पहुंच ही नहीं पा रहे। तो जब चीजें तो है लेकिन तकनीकी तौर पर नहीं पहुंच पा रहे तो फिर क्या फायदा? तो पहला टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल हो, मतलब इट शुड नॉट बी कॉस्टली। भाई अब संसाधन तो है लेकिन इतना महंगा पड़ जाता है कि बहुत दिक्कत पड़ जाती है। तो अगर जैसे मान लो सोना जो है, जितनी उसकी वैल्यू है उससे ज्यादा पैसा या उससे कई हद से ज्यादा पैसा उसको निकालने में लग रहा है, वो यूजलेस है। क्यों? इंडिया में जैसे क्या होता है, केजीएफ, कोलार गोल्ड क्या कहते हैं, माइंस होती हैं इस तरीके से, वहां से सोना निकलता है। इतनी महंगी कॉस्ट लगती है इंडिया में निकालने से कि उससे ज्यादा सस्ता पता है कहाँ पड़ता है? बाहर से लेना, क्योंकि नीचे बहुत ज्यादा है ना, तो इतना महंगा पड़ता है कि बाहर के देशों से ही ले लो। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो एक्सट्रैक्ट करना गोल्ड का कॉस्ट अगर बहुत ज्यादा है तो वो चीज यूजलेस हो जाती है फिर। तो कहने का मतलब है कोई संसाधन, पहली बात तकनीकी तौर पर आप उसको ले सको, यूज कर सको, और वो इकोनॉमी के तौर पर आप औकात भी हो उसकी लेने की। भाई आज के टाइम पे आप लोगों के लिए कार संसाधन नहीं है, या मान लो इतना बड़ा हीरे का पत्थर आपके लिए संसाधन नहीं है, आप कहोगे क्यों नहीं है, दे दो। इसलिए नहीं है कि तकनीकी तौर पर चलो मान लो अवेलेबल है आप ले सकते हो, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए। तो आपके लिए संसाधन चीजें तभी बनती है जब आप उसको खरीद भी सकते हो। अगर आप वो चीज खरीद नहीं सकते तो आपके लिए संसाधन नहीं है। आप बाजार में दिखी हुई क्या हर चीज संसाधन है? नहीं, जिसको हम नहीं खरीदता हूं हमारे लिए संसाधन नहीं है। समझ पा रहे हो? और समाज में उसे एक्सेप्ट भी कर पाए तो वो हमारे विश्वास सोच के खिलाफ भी नहीं जाना चाहिए। जो पवित्र पेड़ है उनको नहीं काटा जा रहा, ठीक है ना? चलो, हाँ, बाकी एक्सप्लॉइटेशन का मतलब जो ऊपर वैसे अभी तक यूज हुआ नहीं है, एक्सप्लॉइटेशन मतलब यूज और एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्स, एक तरीके से कि उस संसाधन को निकालना कहा जाता है। और एक्सप्लॉइटेशन, ये जो एक्सट्रैक्शन वर्ड है इसका मतलब नेगेटिव नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है ना? एक्सप्लॉइटेशन मतलब बहुत ज्यादा किसी के साथ गलत करना, एक्सप्लॉइट करना, मजबूरी का फायदा उठाना। लेकिन यहाँ एक्सट्रैक्शन का जो मतलब है वो चीजों को निकालने की बात हो रही है। तो नेचुरल रिसोर्स या फिर कोई भी संसाधन, संसाधन कब बनता है? जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो। पहली, टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल हो, मतलब तकनीक रूप से हम उसे क्या कर सके, यूज कर सके। जैसे तकनीकी रूप से हम उसे इस्तेमाल कर सके। भाई हम संसाधन तो है हमें पता है, लेकिन हम उसे टेक्नोलॉजी ऐसी है ही नहीं हमारी कि हम उसे यूज कर पाए, तो वो संसाधन नहीं है हमारे लिए। दूसरा, इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल हो, भाई पैसा उसका सही दाम हो। और तीसरा क्या, हाँ, सोसाइटी में आप लोग उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है ना? तो वो तीन चीजें, ठीक है। चलो, अर्थ, अर्थ के ऊपर बात चल करते हैं। कहता है अर्थ, पृथ्वी जो है ना वो एक प्राकृतिक वेल्थ है। बोलता है अर्थ के पास बहुत सारे रिसोर्स है जो मिलियंस ऑफ सालों में बनते गए हैं, या इंडिया के पास बहुत सारा रिसोर्स है। किस किस तरीके के रिसोर्स है? देखो, हवा है हमारे यहाँ, पानी है, मिट्टी है। अब ये तो बेसिक रिसोर्स है जो हर जगह मिल जाएंगे आपको। भैया ये तो बहुत ही बड़ी बात कह दी आपने, पानी हर जगह है, जल हर जगह है, जमीन हर जगह है। लेकिन ऐसे रिसोर्स जो सामने दिखते नहीं है, तो वो क्या क्या, कोयला, पेट्रोल, सोना, चांदी, लोहा, मेटल, धातु, प्रीशियस पत्थर, बड़े कीमती बेशकीमती पत्थर, टिम्बर की लकड़ियां, ये सब दिखती नहीं है डायरेक्ट। समझ रहे हो? कल्चरल तरीके से देखें नेचर को तो कहता है बहुत सारे ट्रेडिशन में, बहुत सारे जो तौर तरीके हैं वहां पे नेचर को, प्रकृति को, बहुत से लोग ना पता है प्रकृति की पूजा करते हैं। हवा की पूजा करते हैं, पानी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आप जीवित रह पाते हो। तो इसीलिए
कल्चर को ना बहुत से लोग नेचर को, प्रकृति को पवित्र मानते हैं, क्योंकि नेचर ऐसा होता है कि जो नर्चरर है, मतलब आपकी परवाह करता है, टेक केयर करता है। कैसे भाई, प्रकृति आपको कितनी सारी चीजें देती है, तभी तो आप जीवित हो। और प्रोवाइडर भी माना जाता है, क्योंकि हर चीज ये आपको देता है नेचर। एग्जाम्पल, जैसे बहुत से लोग तुलसी की पूजा करते हैं, गंगा नदी की पूजा करते हैं, सूरज भगवान की पूजा करते हैं। लोग जो जो हिंदू है लोग हैं, वो सूरज भगवान को जल चढ़ाते हैं। वो पूजा करना हो गया, एक तरीका है लोगों का अपना। तो ये क्या है, ये क्या है कि नेचर है, और नेचर का कल्चरल व्यू है। कल्चरली तौर पर लोग नेचर से प्यार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आप नेचर, अपने आसपास प्रकृति की रिस्पेक्ट कर रहे हो। ठीक है ना, हर चीज आपके आसपास प्रकृति से ही आती है। एग्जाम्पल, कपड़ा, कपड़ा कॉटन से आता है, और कॉटन प्लांट से ही आ रहा है, प्रकृति से ही आ रहा है। प्लास्टिक पेट्रोल से ही बनती है, और पेट्रोल नेचर में ही मिलता है। खाना मिट्टी और पानी की वजह से, पेड़ पौधों की वजह से बन पाता है, तो वो भी आपको नेचर से ही मिल रहा है। इवन एक छोटा सा बटन भी अगर आप कहीं देखोगे, वो भी प्रकृति से ही आया हुआ है। कैटेगराइजेशन अपना टॉपिक है, व्हाट इज कैटेगराइजेशन। ठीक है ना, कैटेगराइजेशन मैंने कल भी पढ़ा दिया था, मैं एक बार फिर से आराम से अच्छे से दोबारा पढ़ाता हूं। कैटेगराइजेशन मतलब क्या होता है, ग्रुप करना चीजों को सिमिलर फीचर पे, मतलब कैटेगरी बनाना। भाई जैसे फॉर एग्जांपल, एक स्कूल है, एक स्कूल में बहुत सारे बच्चे एक साथ ग्राउंड में हैं, तो मैंने कहा जी 6th क्लास के बच्चे साइड हो जाओ, 7th क्लास के बच्चे साइड हो जाओ, 8th क्लास के बच्चे साइड हो जाओ, 9th क्लास के बच्चे साइड हो जाओ। तो ये 4 अलग अलग बच्चे साइड में हो जाएंगे। ठीक है ना, 4 बच्चे साइड में अलग अलग हो जाएंगे। इसको करना कैटेगराइजेशन कहलाता है। बस खत्म, इतना सही तो है। तो कैटेगराइज क्यों करते हो भाई तुम, कहता है क्योंकि हम चीजों को आसानी से समझ सके, अपना समय बचा सके, और अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। एग्जाम्पल, जैसे 2 कैटेगरी करना, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को अलग से कैटेगरी बनाना। जैसे जैसे हम ये वर्ड्स को सुनते हैं, हम उन्हें अच्छे से क्विकली समझ पाते हैं। यही पावर होता है कैटेगराइजेशन का। नाउ कैटेगराइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं, प्रकृति से बने हुए संसाधन, उनका कैटेगराइजेशन करना, उनकी कैटेगरी बनाना। कहता है जो जो संसाधन आपको प्रकृति से मिले हैं, उनको किस आधार पर आप कैटेगरी करोगे। तो कह रहा है पहले कैटेगरी बनाते हैं, किस प्रकार से उन्हें यूज किया जाता है, इस तरीके से कैटेगरी बनाते हैं। मतलब चीजों की हम कैटेगरी बना रहे हैं, तो कैटेगरी हम किसकी बना रहे हैं, नेचुरल रिसोर्स की, प्राकृतिक संसाधन की। किस आधार पर हम बना रहे हैं कैटेगरी, किस आधार पर, उनके इस्तेमाल के आधार पर, हम उन्हें कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे संसाधन है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि देखो ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। मैं रिसोर्स का, जो हमारे प्राकृतिक रिसोर्स है, जिसे हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन, उनको कैटेगराइज कर रहा हूं। पहली कैटेगरी बना रहा हूं उनके यूज के बेसिस पे, कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यूज के बेस पे कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा असेंशियल है, जरूरी है। ऐसे ऐसे करके और कैटेगरी बनाऊंगा। तो रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ, जो जीवन के लिए जरूरी है, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जो मैं प्रकृति से मिलती हूँ, हवा, पानी, खाना। इंसान इनके बिना नहीं जी सकता, और इंसान इन्हें बना भी नहीं सकता। ये प्रकृति से मिले हैं, एटमॉस्फेयर से हवा मिल गई, पानी नदी तालाब से मिल गया। खाना हमें मिट्टी और जीव जंतु, पेड़ जो है खाना बनाते हैं, खाना फिर वो पेड़ को जानवर खाते हैं, उन जानवरों को हम खा रहे हैं, या फिर प्लांट को खा रहे हैं हम। तो इन इन संसाधनों के बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। दूसरा, ऐसे संसाधन जिन्हें हम वस्तुएं के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे यूज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, और ऐसे जो हम मटेरियल के तौर पर यूज करते हैं, मटेरियल्स के तौर पर यूज करते हैं ऐसे संसाधन। ठीक है ना, रिसोर्सेज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स और गुड्स। एग्जाम्पल, लकड़ी फर्नीचर बना रहे हैं, मार्बल बिल्डिंग बना रहे हैं, मेटल हम उससे टूल बना रहे हैं, सोना जिससे हम ज्वेलरी बना रहे हैं। तो इंसान ट्रांसफॉर्म करता है नेचुरल रिसोर्स को यूजफुल चीजों के अंदर।
ठीक है ना, जैसे लकड़ी का इस्तेमाल करा चेयर बनाने के लिए, उसी लकड़ी का इस्तेमाल करा स्टैचू बनाने के लिए। तो ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल नहीं है, लेकिन हम अपने जीवन को आसान बनाते हैं इनका इस्तेमाल करके। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इंडिया के पास बहुत सारे संसाधन है, किस वजह से? ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से। मतलब हमारा जो इंडिया मैप हम देख रहे हैं, कुछ जगह अलग है, कुछ जगह अलग है, कुछ जगह अलग है, हर जगह अलग अलग संसाधन पाए जाते हैं। हमारे यहाँ जंगल है, लकड़ियां पाई जाती है। हमारे यहाँ खदानें हैं, सोना और कोयला पाया जाता है। हमारे यहाँ पहाड़ हैं, पत्थर पाए जाते हैं। तो भाई रिसोर्सेज फॉर मटेरियल दूसरा, यानी कि हम प्राकृतिक संसाधन की बात करेंगे तो पहला उसके इस्तेमाल करने के हिसाब से बात करें तो कुछ ऐसे संसाधन है जो बहुत जरूरी हैं, कुछ ऐसे संसाधन है जो वस्तु बनाने के काम आते हैं, और कुछ ऐसे संसाधन है जो एनर्जी के तौर पर यूज होते हैं। ये भी संसाधन है मगर हम इन्हें एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं। जैसे कोई एनर्जी बनाने के लिए, जैसे कोयला है, एनर्जी बनाएंगे, पेट्रोल से एनर्जी बनाएंगे, नेचुरल गैस, पानी, पानी से क्या करोगे भाई? पानी से बिजली बनेगी, सनलाइट, हवा, इन सब से हम अपने एनर्जी बनाते हैं, मॉडर्न जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमारे घरों में बिजलियां जो आ रही है ना, ट्रांसपोर्ट गाड़ियां जो चल रही हैं पेट्रोल से, फैक्ट्रियों में बिजली से जो भी चीजें चल पा रही हैं, ये सभी चीजें के लिए एनर्जी चाहिए, तो हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ संसाधन जिसका हम यूज करते हैं, तो कुछ ऐसे हैं यूज के हिसाब से जो बहुत ज्यादा जरूरी है, कुछ ऐसे हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, हम उनसे अपने जीवन को आसान बनाते हैं, और कुछ एनर्जी है जिनसे हम अपने सामानों को और ज्यादा एनर्जी के तौर पर यूज करते हैं हमारे लिए। अब ये भी बहुत जरूरी है, देखो कहीं ना कहीं एनर्जी भी, तो क्योंकि बिजली ये सब संसाधन नहीं होंगे तो आपकी जो मॉडर्न जिंदगी है वो रुक जाएगी। गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, कूलर चला हुआ है, तो ये मॉडर्न यूज केस कैसे चल रहा है? कूलर, बिजली की वजह से। अभी कूलर नहीं होता या बिजली नहीं होती, नहीं चल पाता, तो ये एनर्जी है, एक तरीके से ये एनर्जी वाला संसाधन है। लेकिन कूलर बना किससे? वस्तुओं से बना, है ना। और ये सारी ये एसेंशियल वाला तो आपके खाने के लिए बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेचुरल संसाधन को ग्रुप कर सकते हो उनके इस्तेमाल के बेसिस पे। देखो जो आपके जरूरी हैं जीवन के लिए, वो आपके सर्वाइवल के लिए है, जैसे हवा, पानी, खाना। मटेरियल जो आप वस्तु बनाते हो इस अपने आप को जीवन आसान करने के लिए। फिर कुछ एनर्जी होती है जो पावर जनरेट करती है ना, पावर जनरेशन के लिए, जैसे कोयला, सूरज, हवा, इस तरीके से। ठीक है ना। अब दूसरा तरीका जो है, हमने पहला तरीका बात करी संसाधन पढ़ने का यूज के बेसिस पे, दूसरा हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल टाइप के संसाधन। ठीक है ना। अब मेरे भाइयों, संसाधन की बात करें तो रिन्यूएबल संसाधन और नॉन रिन्यूएबल संसाधन, दूसरा तरीका है कैटेगरी को डिवाइड करने का। ठीक है ना। तो वेदर रिसोर्सेज कैन बी रिन्यू और नॉट, क्या संसाधन एक बार इस्तेमाल करने के बाद फिर से दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं, उस पे चलेंगे। तो उस पे जाने के लिए ये जो आप टॉपिक देखोगे यहां से शुरू होगा, रिन्यूएबल संसाधन, उस पर जाने के लिए पहले हमें कुछ टॉपिक समझने पड़ेंगे। हमारा उससे पहले टॉपिक है कि रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन मतलब आपके पास कोई भी एक वस्तु है, उसको आपने इस्तेमाल करा, वो इस्तेमाल करने से थोड़ी डैमेज हो गई है या अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं है, तो क्या करो, उसको रिपेयर कर दो और ओरिजिनल शेप में ला दो। जैसे आपकी चमड़ी पे थोड़ा सा कट लग जाए तो कुछ समय बाद हील हो जाती, कैसा है कि चमड़ी पे आपके कुछ कट लग जाए तो आप नया हाथ लगवाते हो, ऐसा तो नहीं करते ना। तो फॉरेस्ट जैसे जंगल, आग लगने के बाद फिर से ग्रो कर जाएगा एक टाइम बाद, ये कहलाता है रीस्टोर होना, एक बार जो खराब हो फिर से वापस बन जाना। एक होता है रीजेनरेशन, मतलब नया जीवन बनाना, जैसे सीड है एक नए प्लांट में ग्रो हो जाए। ठीक है ना, बीज है एक नए प्लांट में ग्रो हो जाए, जंगल है वो फिर से पूरा उग जाए। तो रीजेनरेशन मतलब कोई चीज फिर से पूरी नई उग रही है, पूरा नया बनना। डैमेज है मतलब हल्का सा नुकसान हुआ वो ठीक हो जाए, और रीजेनरेशन कोई चीज फिर से पूरी नई बन रही है शुरू से। तो रिस्टोरेशन में रिपेयर होता है, रीजेनरेशन में नया लाइफ बनता है। रिस्टोरेशन में वो चीज हील होती है, लेकिन रीजेनरेशन वो फिर से पूरी ग्रो हो जाती है। अब नेचर जो हमारी प्रकृति है ना, वो साइकिल में काम करता है। देखो कोई भी चीज ना कभी भी पूरी वेस्ट नहीं होती, मतलब कोई भी संसाधन है कभी वेस्ट नहीं होगा। जैसे एक पेड़ है, पेड़ खड़ा हुआ है, आज पेड़ गिर गया मिट्टी में, यहाँ नीचे गिर गया ऐसे, एक टाइम बाद धीरे धीरे मिट्टी में दफन हो जाएगा। दफन होके मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया है,
वो उसको उससे पूरा न्यूट्रिएंट निकाल लेंगे और मिट्टी बहुत ज्यादा पहले से बेहतर हो जाएगी और वापस से एक पौधा उग जाएगा। तो ये क्या हुआ, जो भी चीज थी वो वेस्ट नहीं बनी, ऐसा नहीं कि वो कूड़ा बन गई, वो वापस से दफन हुई और फिर दोबारा उग गई। तो कोई भी वेस्ट नहीं बचता प्रकृति में, हर चीज एक साइकिल पे चलती है, जो भी यहाँ है वो आगे यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, फिर वापस यहीं आ जाएगी। तो एक साइकिल है, समझ रहे हो, नेचुरल साइकिल कहते हैं। बाकी रिस्टोरेशन के कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। देखो जैसे जंगल को हल्का सा काट दिया जाए जंगल को, तो हम क्या करेंगे, वापस से पेड़ लगा देंगे, जानवर वापस से आ जाएंगे, जंगल जंगल फिर से बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि रिस्टोरेशन होता है, इंसानों के द्वारा किया जाता है। मतलब एक जमीन थी, वहां जंगल था, आज जंगल पूरा खत्म कर दिया, क्या करो, वापस से पेड़ पौधे लगा दो, वापस से पेड़ पौधे लगाओ, जानवर फिर से आ जाएंगे, फिर से जंगल बन जाएगा। इसे कहते हैं बेटा रिस्टोरेशन। हल्का सा डैमेज करा, वापस से ठीक कर लो। अब हम दूसरे संसाधन पे चल रहे हैं, दूसरे प्रकार पे, जो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के हिसाब से चलेंगे। ठीक है ना, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के हिसाब से चलेंगे। रिन्यूएबल ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हम एक बार इस्तेमाल करने के बाद प्रकृति में वो फिर से दोबारा बन जाते हैं। जैसे सूरज की किरणें, रोशनी, हवा, पानी, जंगल, ये फिर से बन जाते हैं। रिन्यूएबल इसलिए क्योंकि नदी वापस से क्या होता है, फिर बन जाएगी। अगर नदी कोई सूख गई, पानी इस्तेमाल कर लिया, तो वो फिर से बारिश आएगी, फिर से नदी बन जाएगी, फिर से पानी बहने लग जाएगा। जंगल को फिर से रीग्रो करा जा सकता है, मिट्टी फिर से उपजाऊ हो सकती है। तो ये है रिन्यूएबल, एक बार इस्तेमाल करा फिर दोबारा बन गए। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि रिन्यूएबल जब ही होंगे जब हम नेचर की साइकिल को डिस्टर्ब ना करें। मतलब देखो पेड़ है, पेड़ कटा, आपको पता है डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज बैक्टीरिया या फंगाई करेंगे, अगर बैक्टीरिया और फंगाई हुए ही नहीं तो क्या होगा, डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। तो वो चीज होने के लिए भी चीजें संभव हो, मतलब रिन्यू होने के लिए ना आप साइकिल को डिस्टर्ब ना करो। अगर आप चीजों को मिसयूज करोगे, जैसे पेड़ आप भर भर के काटे जा रहे हो, तो जंगल सही में खत्म हो जाएंगे, फिर दोबारा उगेंगे भी नहीं। या पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, नदी जल्दी सूख जाएगी, बर्फ का पहाड़ पिघल जाएगा, पानी की कमी पड़ जाएगी। तो रियल प्रॉब्लम क्या है, रियल प्रॉब्लम इंडस्ट्री की वजह से आ जाती है। ऐसी प्रॉब्लम इंडस्ट्रियों की वजह से आती है, गंदा पानी नदियों में छोड़ देते हैं या पेड़ काट देते हैं। और एक और रीजन क्या, तापमान बढ़ता जा रहा है, तापमान बढ़ रहा है, गर्मी ज्यादा हो रही है, ग्लेशियर जल्दी पिघलने लग जाते हैं इससे। और रिजल्ट क्या होता है, इस चक्कर में पानी की कमी आने लग जाएगी फ्यूचर में। क्योंकि आज तो जब सारे बर्फ धीरे धीरे पिघल जाएगी तो एक टाइम बाद जल्दी से सारी पिघल जाएंगी, गर्मी रहेगी तो बर्फ बनेगी नहीं, तापमान उतना गर्म जाए नहीं करेगा, तो नदियां भी खाली होने लग जाएगी एक टाइम पे। ट्रेडिशनल विजडम, मेरे ख्याल से यहां तक छोड़ा था ना अपन ने कल की क्लास में, अगर आपको याद हो, है ना। ट्रेडिशनल विजडम, देखो शुरुआत में फिशिंग करनी रोक दी थी क्योंकि ब्रीडिंग सीजन आ जाता था, पालने का सीजन आ जाता था, तो फिशिंग रोक देते थे। आज के टाइम पे लोग क्या करते हैं, एक टाइम होता था पहले, मछलियां निकाली पानी से, खाना बनाया, इस्तेमाल करा, लेकिन एक टाइम ऐसा आता था जब मछलियां कम हो जाती थी तो छोड़ देते थे। क्यों, वापस से मछलियां बड़ी होंगी, उगेंगी, बड़ी होंगी, फिर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज के टाइम पे ओवर फिशिंग करते हैं, मतलब रुकते नहीं है, मछलियों को फिर से बड़ा नहीं होने दे रहे, जल्दी ब्रीडिंग नहीं होने दे रहे, उनकी ब्रीडिंग सीजन जब मछलियों को बढ़ना होता है वो होने नहीं देते, समझ रहे हो। और जब वो होगी नहीं तो आज के टाइम पे कुछ मछली है जैसे ट्यूना या टूना, वो कम होती जा रही है। क्यों, क्योंकि आप पैदा ही नहीं होने दे रहे ना मछली। आप पैदा कौन करेंगे, मछली तो करेंगे, अब वो पैदा करने से पहले आप उन्हें खा रहे हो। तो लेसन क्या मिलना चाहिए कि जो पुराने लोग प्रैक्टिसेस करते थे ना, वो बैलेंस बना के चलते थे। जब लोग खेती करते थे तो क्या करते थे, एक खेत करा खेती, इसको इसके बाद जला के राख बना देते थे, थोड़े टाइम के लिए छोड़ देते थे, फिर दूसरी जगह खेती करते थे, ताकि वह पुरानी वाली वापस से मिट्टी उसकी अच्छी हो जाए, ताकि दोबारा जाके खेती की जा सके। लेकिन आज के टाइम पे तो आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई, ये तो बाप दादाओं की दी हुई है, हट जाओगे तो कोई छीन लेगा। या फिर आप एक जमीन कैसे छोड़ोगे, आप उसी पे लगे हुए हो साल भर, और हर बार करे, जब मिट्टी कमजोर होती जा रही है। ठीक है ना। दूसरी पॉल्यूशन भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि फैक्ट्रियों से गंदा पानी नदियों में जाता है और वो पानी जो होता है वो ढंग से डिकम्पोज नहीं हो पाता, डिकम्पोज में बैक्टीरिया उन पानी को इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिस वजह से नदी गंदी ही रहती है, साफ हो ही नहीं पाती और जीवन आपका संभव नहीं है।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोसिस्टम का काम क्या है और क्या काम करता है। देखो आपको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। इकोसिस्टम मतलब कुछ भी नहीं, जो भी एक समाज है आपके आसपास, उसमें जो भी लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, ये दोनों मिलकर इकोसिस्टम बनाते हैं। नेचुरल प्रोसेसेस ऑफ नेचर, है ना, जैसे पेड़ों का उगना, जंगल में सॉइल इरोजन रुकना, ये सब इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम सर्विस क्या होती है? इंसानों को इकोसिस्टम से फायदा मिलता है। कैसे? साफ हवा मिलती है, साफ पानी मिलता है, खाना मिलता है। अमेजिंग फैक्ट क्या है, एक ट्री जो होता है ना, वो आपको 275 लीटर ऑक्सीजन दे देता है एक दिन में, और इंसान को चाहिए कितना? 350 लीटर एक दिन में। तो ट्री आपकी जिंदगी है भाई, क्योंकि एक पेड़ आपको 275 लीटर ऑक्सीजन दे रहा है, और आपको चाहिए कितना? उससे भी थोड़ा ज्यादा, यानी कि करीबन 2 पेड़ आपको अच्छे से ऑक्सीजन दे पाएंगे। तो सोचो पेड़ कितने ज्यादा होने जरूरी है कि नहीं। ये सब रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने क्या पढ़ा? रिन्यूएबल रिसोर्स में हमने ये पढ़ा कि एक संसाधन एक बार इस्तेमाल करा प्रकृति में फिर से खुद बन जाते हैं, लेकिन वो भी जब जब आप उनको समय समय पे इस्तेमाल करो। अगर आप समय समय पे ढंग से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वो खत्म हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, चीजें नुकसान में पड़ जाएंगी। फिर आते हैं बेटा नॉन रिन्यूएबल संसाधन, ऐसे संसाधन जिन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, और वो एकदम से रिप्लेस नहीं किए जा सकते, यानी कि ये इतनी जल्दी नहीं बनेंगे। जैसे कोयला, पेट्रोल, सोना और गोल्ड। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग ना इनको बहुत ज्यादा, जितने ये बन रहे हैं ना, जितना टाइम इन्हें बनने में लगेगा उससे ज्यादा तेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो खत्म हो जाएंगे ये। कहता है कोयला हद से हद 50 साल चलेगा इंडिया में, इसके बाद खत्म। डिमांड बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बढ़ रही है, तो सोचो कोयला खत्म होने वाला है अगले 50 साल में इस हिसाब से। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? भाई इनका देखभाल करके इस्तेमाल करो। ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल। अब देखो कोयला इंसान क्यों इस्तेमाल करेगा? भाई हम कोयले का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो प्रकृति है हमारे आसपास, या जैसे गाड़ी चलाने, पहले के टाइम पे ट्रेनों कोयलों से चलती थी अगर आपने सुना हो, तो आज के टाइम पे पेट्रोल डीजल से चल रही। क्यों? एनर्जी, बिजली एनर्जी है, तभी तो ये चल पा रहा है। ये लाइट एनर्जी है, बिजली से चल रही है। तो पहले गाड़ियां या बहुत सारी चीजें, इवन खाना भी बहुत से लोग कोयले में बनाते थे। तो कोयला खत्म होने वाला है, तो एनर्जी कहीं और से ले लो ना, जरूरी थोड़ी ना कोयले से लोगे। सोलर एनर्जी ले लो, है ना, विंड एनर्जी, हवा, जो पवन चक्कियां होती है ना गांव में, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कहता है नॉन रिन्यूएबल जो हम रोज यूज करते हैं, जैसे पेट्रोल, बिजली, एलपीजी, और इसके बदले क्या इस्तेमाल कर सकते हो? सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक, बिजली की वो यूज कर लो आप, गाड़ियां, या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करो। तो ये डिफरेंस है कि कौन ज्यादा अवेलेबल है। रिन्यूएबल हाँ, नॉन रिन्यूएबल थोड़े कम है। इनको समय कितना लगता है बनने में? रिन्यूएबल को ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन नॉन रिन्यूएबल को मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे बनने में। एग्जाम्पल सूरज, हवा, पानी। और नॉन रिन्यूएबल कोयला और पेट्रोलियम। फ्यूचर क्या है? सस्टेनेबल। ठीक है ना, सस्टेनेबल मतलब ये सही है, इनसे नुकसान नहीं है ज्यादा, ये खत्म हो जाएंगे एक टाइम बाद। ठीक है ना। और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कैसे इन प्राकृतिक संसाधन को हम बांटेंगे और इसका कैसा इस्तेमाल होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो प्राकृतिक संसाधन है और उनका क्या बंटवारा है, कैसे वो बटे हुए हैं अलग अलग रूप में, उसके ऊपर बात करेंगे, और उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, क्या वो दर्शाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ संसाधन मतलब कैसे संसाधन पृथ्वी पर अलग अलग फैले हुए हैं, कहां कहां पर बटे हुए हैं। प्राकृतिक संसाधन जो है ना, वो हर जगह बराबर नहीं बटे हुए कि हर जगह आपको सारे संसाधन मिल जाए। कुछ जगह ऐसी है जहां बहुत ज्यादा संसाधन है, और कुछ जगह ऐसी है जहां संसाधन बहुत कम है। जैसे कोयला झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ऑयल की बात करें तो आसाम और गुजरात में पाया जाता है। जंगलों की बात करें तो ज्यादातर जंगल जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है। तो ये कहलाता है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर बंटवारा नहीं। समझ रहे हो? और इसका प्रभाव क्या पड़ता है फिर, अगर ढंग से हर जगह सही नहीं बटे हुए हो तो इस वजह से होता क्या है, इंसानी सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, जो लोग वहां रहते हैं जहां संसाधन अवेलेबल हो। अब जहां संसाधन ही नहीं होगा वहां कौन जीना चाहेगा? कोई नहीं रहना चाहेगा। एग्जाम्पल, जहां पानी है ज्यादा आबादी रहेगी, जहां मिनरल्स हैं वहां ज्यादातर माइनिंग के टाउन्स होंगे,
जहां माइनिंग की एक्टिविटीज होगी। व्यापार की बात करें तो देश का जो व्यापार है, क्यों कंट्री व्यापार क्यों करती है? क्योंकि उनके पास एक से वन हैज रिसोर्स एंड अदर्स डू नॉट, डज नॉट। मतलब देश व्यापार इसलिए करेंगे ना, हर देश, देखो आपको ये पता है कि संसाधन बराबर नहीं बटे हुए। भाई जिस देश के पास जो संसाधन है वो दूसरे वाले के पास नहीं है, तो दूसरा वाला पहले वाले से मांग लेगा, है ना। इसीलिए इसी को व्यापार कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे इंडिया के पास ऑयल नहीं है तो इंडिया इंपोर्ट करता है, लेकिन कुछ कुछ एक्सपोर्ट करता है मिनरल जो हमारे पास है। और हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस भी डिपेंड करते हैं। कंट्री जो है ना, फिर वो एक दूसरे से मिलके या लड़ाई करती है संसाधनों के लिए, और इसीलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ वॉर्स चल रहा होता है। अब आप तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, ये दौर में आप देख ही रहे हो वॉर की वजह से कितना सिलेंडर का क्या सीन है। हर दुकानों में जाओ, जब तक सिलेंडर का सीन रहेगा तब तक 10 रुपए चीजें महंगी मिलेगी या 15 रुपए में, इस तरीके से चीजें चल रही थी। तो बहुत सारी वॉर्स जो है ना वो हैपन होती, क्यों? ऑयल की वजह से, मिनरल्स की वजह से, पानी की वजह से, क्योंकि हर कोई इस संसाधनों पे कंट्रोल करना चाहता है, और जिसने कंट्रोल प्राप्त कर लिया उसके पास ज्यादा पावर। समझ रहे हो मेरे भाइयों? इस मैप को समझते हैं। देखिए मैप हमें संसाधनों के बारे में बताएगा, और बेटा ये मैप में एक एक डिटेल्स याद रखना बहुत जरूरी। धीरे धीरे आप बड़ी क्लासों में जाओगे तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कौन से संसाधन कहाँ पाए जाते हैं। जैसे आप देखो ध्यान से, कोयले पे ब्लैक बना हुआ है, तो ब्लैक देखो कहाँ पर? बोकारो। ये आप नाम याद रखना, अच्छा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भी 10th में पढ़ा था ये। बोकारो, झरिया, है ना, कोरबा, और इस तरीके से मयूरभंज, ठीक है ना। ये कुछ जगहें हैं जहाँ कोयले की खदानें हैं। फिर ऑयल की खदानें थोड़ी बहुत इंडिया में है, वो यहाँ है, ठीक है ना। आयरन के ओर, मतलब जहाँ आयरन निकलता है वो ये खदानें हैं। बॉक्साइट का खदानें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना। तो ये चीजें पाई जाती है। ब्लैक डॉट कोयला, येलो ऑयल, ये सब है ना, और ऑरेंज वाला बॉक्साइट बताता है। हमने क्या देखा इस मैप में कि यहाँ पर तो कोई संसाधन ही नहीं नजर आ रहे, यहाँ पर कोई संसाधन नहीं दिख रहे भैया, है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है ऐसा? तो रिसोर्स बराबर नहीं बटे पड़े। जैसे कोयला ज्यादातर ईस्ट इंडिया में है, मतलब ईस्ट मतलब ये वाला इंडिया, ईस्ट ईस्ट इंडिया, ये इंडिया, ठीक है ना। और ऑयल ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट या वेस्टर्न कोस्ट पे है, मतलब नॉर्थ वेस्ट ये इलाका हो जाता है, देखो नॉर्थ वेस्ट ये इलाका हो जाता है ना, या वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिमी घाट, इस इलाकों में ज्यादातर कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है कि संसाधन बराबर नहीं बटे पड़े। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे, दैट इज इंडस्ट्री और उनका संसाधन से क्या लेना देना है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपको पता है उद्योग होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, और संसाधन। देखो इंडस्ट्री ज्यादातर जहां संसाधन होते हैं वहीं पे खड़ी कर दी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा ये है कि इंडस्ट्री जहां संसाधन निकले वहीं पे उसके बगल में फैक्ट्री में उसे बनाओ। अब आयरन नहीं निकलता, आयरन ओर निकलता है, मतलब उसके अंदर से भी कुछ चीजें हटानी है तब जाके हमें प्रॉपर आयरन निकलेगा, ठीक है ना। तो मिलावट हटानी है तो वो उसके लिए बगल में आयरन की इंडस्ट्री खोली हुई होती है। जमशेदपुर, आपने कभी नाम सुना हो तो, टाटा बिरला की कंपनी टिस्को, वो वहीं पर है। आप जैसे जमशेदपुर रेलवे स्टेशन जाओगे, अगल बगल पूरी आप माइनिंग एक्टिविटीज होती हुई देखोगे, या फिर पूरी आप देखोगे कि पूरा का पूरा प्लांट्स लगे हुए हैं वहां पे, ठीक है ना। तो लोगों को काम मिल जाता है वहां पे, शहर डेवलप हो जाते हैं, और अच्छी सुविधाएं, स्कूल अस्पताल मिल जाते हैं। नुकसान, एक प्रॉब्लम है कि क्या कहते हैं, इंडस्ट्री और रिसोर्सेज में लोगों को इधर से उधर डिस्प्लेस होना होता है ना, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है, या फिर एनवायरमेंट में इससे नुकसान पड़ता है, और कल्चरल प्लेसेस जो धार्मिक लोगों की जगह है उसको बहुत ज्यादा नुकसान, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब संसाधन, आपको पता है कि हम खदानों से निकाल रहे हैं या संसाधनों को एक्सट्रैक्ट करा जाता है। ऐसा रोड पे पड़ा नहीं मिला, सोना मिल गया ले लो, ऐसा नहीं हो रहा। तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? कहता है बहुत सारी जगहों पे लोगों को फोर्स किया जाता है कि अपना घर छोड़ दो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि संसाधन यहाँ पे है, निकालना है, घर खाली करो भाई, यहाँ से हटना पड़ेगा आपको। या जो पवित्र जगह है, सैक्रेड प्लेस, उसे डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। इस वजह से लड़ाइयां होती है, सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम होती है। इसके बाद ये ट्रेड, जो व्यापार करते हैं, इसका क्या रोल है डेवलपमेंट? देखो व्यापार होगा तभी तो विकास होगा, है कि नहीं। तो ट्रेड डिपेंड करता है उस संसाधन के इलाके पे, लोकेशन पे, लोगों की काबिलियत पे, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे वुड्स स्टील है इंडिया के अंदर, इसमें हाई क्वालिटी की स्टील मिलती है और वर्ल्ड ट्रेड में ये फेमस है, ठीक है ना।
तो ट्रेड होगा तो आपका देश डेवलप होगा, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि ट्रेड का क्या रोल है डेवलपमेंट में? देखो, अगर आपके पास संसाधन है, आप उनका व्यापार करोगे, आपका देश डेवलप होगा। बेसिक सी एक बात है। चलिए आगे। रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल बाउंड्री। अच्छा देखो, नेचर आपको पता है, नेचर की कोई बाउंड्री नहीं है, वो कहीं पे भी बटा हुआ हो सकता है। नदी है, नदी तो राज्यों में, अब नदी का ऐसा थोड़ी ना है कि जी मैं सिर्फ यूपी में ही बहूंगी, मैं बिहार में नहीं जाऊंगी। वो तो अपने हिसाब से बह रही है, वो तो बाद में जाके हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर दी। जैसे एक नदी, सिंधु नदी, इंडस रिवर, चाइना से होते हुए इंडिया आती है और फिर पाकिस्तान जाती है। तो ये तो देखो ऐसा है सीन है ना। तो कन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी कभी संसाधनों को बांटने में, इस पे फिर लड़ाइयां हो जाती है। ठीक है ना। रिजल्ट क्या होता है? जब पॉलिटिकल बाउंड्री, राजनीतिक तौर पर बाउंड्री होती है, तो फिर इस चक्कर में लड़ाइयां होती है। ठीक है ना। कैसे? जैसे एक नदी यहाँ से यहाँ जा रही है, दो देश है, आपस में लड़ेंगे कि जी मुझे कम दी जा रही है, आप ज्यादा ले रहे हो, इस तरीके से। जैसे कावेरी नदी है ना, इस पे डिस्प्यूट चलता है, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, सोचो इतने सारे स्टेट इस पे लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है? किसको कितना पानी मिलेगा? तो फिर क्या होता है, फिर इन्हें इसके लिए ना एक संस्था या आपस में एग्रीमेंट करना पड़ता है आपस में। ठीक है ना। ऐसे ही इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट भी होते हैं। ठीक है ना। इंटरनेशनल मतलब सेम, जैसे कौन सा बताया मैंने अभी आपको? सिंधु नदी का बताया है कि नहीं। सेम प्रॉब्लम देशों के बीच होता है, जैसे रिवर वाटर शेयर करना या ऑयल पे किसका कंट्रोल है। ठीक है ना। हार्डर टू क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, लीड्स टू सेटलमेंट पैटर्न, ट्रेड, डेवलपमेंट, कन्फ्लिक्ट। मतलब देखो, जिस हिसाब से आप देखते हो प्राकृतिक संसाधन, क्या वो हर जगह बराबर बटे हैं? नहीं। तो इससे प्रॉब्लम क्या है? लोग उस हिसाब से फिर अपने आप को सेटल करते हैं जगह पे। पहली प्रॉब्लम हमने देखी, प्रॉब्लम समझ लो, फायदा समझ लो, जो समझना समझ लो। उसी हिसाब से व्यापार डिसाइड होता है, और जब व्यापार होता है उस हिसाब से उस देश की डेवलपमेंट भी डिसाइड होती है, और उसी से कन्फ्लिक्ट भी डिसाइड हो जाता है कि लोग लड़ भी रहे आपस में, व्यापार भी कर रहे, डेवलप भी कर रहे, ये सब। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें। अब हमारा यहाँ से बेटा नेक्स्ट टॉपिक शुरू होता है, दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, द नेचुरल रिसोर्स कर्ज। कर्ज मतलब क्या होता है? श्राप। कि जो प्राकृतिक संसाधन है उसका श्राप। भाई, बहुत सारे नेचुरल संसाधन हो जाना इसका मतलब ये नहीं है कि एक देश बहुत रिच है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। श्राप मतलब जब एक कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, स्टिल वो पुअर होता है या डेवलप बहुत धीरे कर पाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि वहां इंडस्ट्रियां बहुत कम होती हैं, कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा कौन? संसाधन तो है, फिनिश गुड्स में कैसे कन्वर्ट करा पाओगे? समझ पा रहे हो? कच्चा माल है, भर भर के ले लो, क्या कर लोगे? तेल पियोगे के रोज है? नहीं ना। समझ रहे हो? उस तरीके से लैक ऑफ स्किल्स और टेक्नोलॉजी, उन देशों के पास संसाधन तो है पर स्किल्स नहीं है, काबिलियत नहीं है, उस देश में तकनीक नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लोग अपने संसाधन का बेहतर इस्तेमाल नहीं कर सकते। पुअर प्लानिंग, जब वो प्लानिंग करते हैं संसाधन को इस्तेमाल करके, तो या तो वो वेस्ट कर देते हैं या ढंग से मैनेजमेंट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, जैसे कंट्री के पास देश तो है, सॉरी कंट्री के पास ऑयल तो है, लेकिन वो क्रूड ऑयल बेचती है इंस्टेड ऑफ मेकिंग पेट्रोल। मतलब बहुत सारे देश ना क्रूड ऑयल बेचते, क्रूड ऑयल पेट्रोल नहीं होता, क्रूड ऑयल के बाद पेट्रोल बनता है उसमें से। तो क्या करते हैं, देश क्रूड ऑयल बेचता है, फिर बाकी लोग क्या करते हैं, उस क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाते हैं। अगर पेट्रोल ही बेचते तो कितना महंगा पड़ता, अच्छा फायदा होता ना। तो प्रॉफिट अभी क्या पड़ रहा है? कम पड़ रहा है। भारत की क्या सिचुएशन है? इंडिया इस प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। ठीक है ना। क्योंकि जो डेवलप्ड इंडस्ट्री है और यूज्ड रिसोर्स है उनको, मतलब इंडिया के पास डेवलप्ड इंडस्ट्री है ऐसा कहा जा रहा है, और संसाधन बढ़िया तरीके से इस्तेमाल हो रहे हैं। रिसोर्स खुद इनफ नहीं होते हैं, आपको उनके लिए नॉलेज, टेक्नोलॉजी और अच्छे से कंट्रोल करना आना चाहिए। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब संसाधन है अगर एक देश के पास, तो जरूरी नहीं है वो डेवलप्ड है, वो श्राप है। क्यों? अगर वो संसाधन को बेहतर इस्तेमाल करके नहीं बेच पाया तो फिर कोई फायदा नहीं है। समझ पा रहे हो मेरी बात? चले आगे। तो नेचुरल रिसोर्स ब्लेसिंग हो सकता है अगर सही से इस्तेमाल करो, आशीर्वाद हो सकता है, और कर्ज होगा अगर आप मिसमैनेज करोगे। तो समझ में आया? नेक्स्ट, रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज। तो आपको करना क्या है? ढंग से अच्छे से संसाधन को इस्तेमाल करना है। व्हाट इज स्टेवार्डशिप? स्टेवर्डशिप क्या होती है? टेकिंग केयर ऑफ नेचर रिस्पॉन्सिबली, मतलब अपनी प्रकृति की परवाह करना, उसकी केयर करना जिम्मेदारी के रूप से। संसाधन को बिल्कुल सही इस्तेमाल करना, ऐसे भी नहीं कि वो कम पड़ जाए और ऐसे भी नहीं कि भर भर के वेस्ट हो रहा हो। प्रोटेक्ट करना फ्यूचर जनरेशन के लिए, संसाधन को बचा के रखना। करंट प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि हम मिसयूज करते हैं,
भर भर के, ढंग से केयर नहीं करते, पोल्यूशन फैल रहा है, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब आपके आसपास की सराउंडिंग, पेड़ पौधे, ये सब खत्म होता जा रहा है, खोता जा रहा है, और क्लाइमेट बदलाव आ रहा है। अप्रैल के महीने में भर भर के बारिश देखी, क्लाइमेट चेंज है। एकदम से इतनी भयंकर गर्मी आ गई, ये क्लाइमेट चेंज है। क्योंकि अक्सर ऐसा नहीं होता हर साल, लेकिन अगर एक साल इतना अजीब हो जाए तो दिस इज क्लाइमेट चेंज, और ये सही नहीं है। समझ रहे हो? आप कहोगे सही तो है, बढ़िया है, इतना अप्रैल बीत गया, मार्च बीत गया, इतने आराम से अप्रैल भी ऐसे धीरे धीरे बीत जाए, पता ही नहीं चले। लेकिन ये प्रॉब्लम है मेरे भाई, कितनों की खेतियां किस चीजों पर डिपेंड करती है, क्या नहीं होता, पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। रिन्यूएबल रिसोर्स भी प्रॉब्लम्स है मेरे भाई। आपने पढ़ा कि ये रिन्यूएबल ऐसे संसाधन हैं जिनका आप इस्तेमाल करते हो, रिन्यूएबल संसाधन को, फिर दोबारा उनका यूज कर सकते हो, कभी खत्म नहीं होते। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी से बिजली बनाई, विंड एनर्जी से मान लो बिजली बना रहे, तो ये फिर दोबारा इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन ये भी एक प्रॉब्लम है। एग्जांपल जैसे ग्राउंड वाटर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ग्राउंड वाटर आपने पढ़ा था कि पानी आता है, बारिश बारिश पानी ग्राउंड वाटर स्टोर करते हैं, फिर यूज कर लेते हैं, फिर पानी बरस जाए, फिर बारिश, तो ये तो रिन्यूएबल है पानी। लेकिन ये प्रॉब्लम है मेरे भाई, फार्मर जो है ना, वो ग्राउंड वाटर को सिंचाई, पानी खेतों में देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि पानी ना इतना ज्यादा निकाल लेते हैं जितना वो रिफिल नहीं हो पाता, जितना जा रहा है उससे ज्यादा तो पानी निकल जाता है। रिजल्ट होता क्या है कि जो पानी का लेवल है वो डाउन होता जा रहा है। ये सब आपने देखा होगा, आपके गांव में बर्मा है, बर्मा या कुआं है, वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करते होंगे, अब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे होंगे, या फिर लोगों ने पैसा खर्च करके उसको और खुदवाया होगा। तो ये प्रॉब्लम आपने अक्सर ज्यादातर महसूस की होगी। ठीक है ना? तो वाटर अनअवेलेबल होता जा रहा है उन सिचुएशन पे। सॉल्यूशन क्या है? बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा बचाओ, और पानी को रीयूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा देखो, और वेस्ट करना कम करो। एग्जाम्पल टू, सॉइल डिग्रेडेशन, मिट्टी का वैल्यू खराब होते जाता, खत्म होते जाता। तो आप देख रहे हो, मिट्टी है, मिट्टी डिग्रेड होती जा रही है। कैसे? हम क्या, खाद का, उर्वरक का ज्यादा यूज कर रहे हैं, ज्यादा पैदावार, ज्यादा खेती अच्छी करने के लिए हम उर्वरक का भर भर के यूज कर रहे हैं, यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का। इससे हमारे पैदावार तो बहुत आ रही है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी कमजोर होती जा रही है। अगली बार जब खेती करोगे उतनी अच्छी पैदावार नहीं निकलेगी। लेकिन अगर हम इससे पुराने तरीके से खेती करें, ट्रेडिशनल पुराना तरीका, तो उससे जैसे काव डंग, गाय के गोबर से खाद बनाना, ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन करना, मतलब ये खेत है, इस खेत में एक टाइम पर दो दो खेती कर लेना, या फिर एक ही साल में दो दो बार खेती कर लेना। इससे क्या होता है, एक बार जिस चीज की खेती करी वो ठीक है, सिर्फ दूसरी बार किसी और चीज की खेती करी मान लो, तो क्या हुआ, एक सीजन में दो दो खेती करी, तो दूसरी वाली जो खेती है ना, वो क्या करती है, वो हमारे को एक समय बाद मिट्टी को और ताकतवर दे देती है, नाइट्रोजन गैस खुद ही दे देती है, और दूसरी वाली जो है वो नाइट्रोजन यूज कर लेती है। तो दो दो खेती से मिट्टी अपने आप ही सेफ होती जा रही है। क्रॉप रोटेशन करना और मल्टी क्रॉपिंग, जैसे मैंने आपको बताया ना, मल्टी क्रॉपिंग, एक साल में दो दो, या फिर अल्टरनेटिवली बहुत एक के साथ दूसरी खेती करते हैं, पता है ऐसा भी सीन होता है। इससे क्या होता है, सॉइल ना हेल्दी रहती है। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट आप देखा होगा पंजाब ग्राउंड वाटर क्राइसिस, आपके किताब में मैप है, आप देख सकते हो ध्यान से। ये जो डार्क रेड है, ये क्या दिखा रहा है, डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब गहराई कितनी है, मीटर। इस तरीके से आप देखो, जो रेड हिस्से हैं या थोड़े से, मतलब जितना ब्लू है वहां समझ लो थोड़ा बहुत हिसाब किताब, ठीक है। ठीक है ना? बैकग्राउंड क्या है, पंजाब हरित क्रांति, पंजाब में भर भर के खेती होती है, पानी का इस्तेमाल पड़ता होगा, भारी मात्रा में पंजाब खाना बनाता है, फूड बनाता है। नुकसान क्या है वहां पे, कहता है भाई देखो, ज्यादा पैदावार, हाई यील्ड पैदावार के लिए अगर आपको खेती में ज्यादा प्रोडक्शन निकालनी है, पानी ज्यादा चाहिए, तो पानी ज्यादा चाहिए तो ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज करते हैं। दूसरा, फ्री बिजली भी मिलती है तो ज्यादा पंपिंग करते हैं, ओवर पंप, ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालते हैं, केमिकल का ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है ना? तो रिजल्ट होता क्या है, आपने मैप में देखा कि बहुत सारे एरिया में ओवर एक्सप्लॉइटेड हो गया, वाटर लेवल जो है ना 30 मीटर से भी नीचे जा चुका है, और केमिकल मिक्स करते हैं पानी में, तो इससे हेल्थ प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो पानी धीरे धीरे ग्राउंड वाटर खत्म होता जा रहा है पंजाब में, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या, 80% पंजाब ओवर एक्सप्लॉइटेड है। मतलब आप ये पढ़ते हो कि पंजाब में, हरियाणा में ज्यादातर खेती होती है, लेकिन ये ओवर एक्सप्लॉइटेड है। कंक्लूजन क्या है, छोटे समय का आप बेनिफिट करोगे तो आपको ज्यादा प्रोडक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लंबे समय की प्रॉब्लम जूझ जाओगे, वाटर क्राइसिस, मतलब छोटे समय में आपको पैदावार तो अच्छी होगी, बढ़िया प्रोडक्शन निकलेगी, लेकिन लंबे समय में पानी की प्रॉब्लम पड़ जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज सस्टेनेबल मटेरियल एंड, सॉरी, केस ऑफ सीमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस। सीमेंट का केस देखते हैं। कहता है सीमेंट ना बहुत जरूरी है मॉडर्न लाइफ में,
आज के टाइम सीमेंट आप सबको पता है, सीमेंट घरों में, स्कूलों में, अस्पतालों में, रोड ब्रिजेस, एयरपोर्ट, हर जगह इस्तेमाल होता है। बिना सीमेंट के जो मॉडर्न लाइफ है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है सीमेंट इंडस्ट्री के साथ, कहते हैं सीमेंट की जो प्रोडक्शन है ना वो बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैलाती है। जब सीमेंट बनता है ना, सीमेंट को बनाया जाता है घरों में नहीं, जब सीमेंट बनाया जाता है तो पोल्यूशन फैलता है। एयर पोल्यूशन क्या होता है वो आपको पता है, पार्टिकल्स, एयर के जो पार्टिकल्स हैं आपके फेफड़ों में घुसेंगे, दिक्कत होगी, हार्मफुल है इंसान और जानवर दोनों के लिए। प्लांट को कैसे डैमेज होता है, अगर डस्ट पत्तियों में सेटल हो गया तो खेती में ज्यादा पैदावार या वो सब चीजें नहीं निकलेगी, ठीक है ना। सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी फैलाता है, क्योंकि कभी कभी कंटेमिनेट, जमीन गंदी होती है और पानी गंदा होता है तो उससे पोल्यूशन फैल जाता है। सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट का रूल बनना चाहिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करे, ठीक है ना, क्लीन प्रोडक्शन मेथड यूज करे और इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करें। उसके अलावा हम और कुछ भी यूज कर सकते हैं, मड, कीचड़ का इस्तेमाल कर लो, पत्थर का इस्तेमाल कर लो, प्लांट बेस्ड मटेरियल या रिसाइकल्ड प्लास्टिक, इन सब से थोड़ा बहुत सीमेंट के बदले इनको यूज करो जहां जहां हो सकते हैं, ठीक है ना। बाकी ये इमेज लगी होगी इसके साथ, लगाई नहीं तो देख लेंगे आगे। सस्टेनेबल मटेरियल एंड मेथड, मतलब देखो, ऐसे मटेरियल जो सस्टेनेबल हो, जो इस्तेमाल भी हो, एनवायरनमेंट को डैमेज भी ना करें, सेफ रहें। कहता है मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड दोनों को इकट्ठा कर दिया, मतलब पुराने जो तरीके इस्तेमाल करते थे और मॉडर्न तरीके दोनों को जोड़ दिया। इससे फायदा क्या होगा, पोल्यूशन ज्यादा नहीं फैलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और क्लाइमेट फ्रेंडली भी है, ठीक है ना। वृक्ष आयुर्वेदा, ठीक है ना, एंशियंट इंडियन साइंस है प्लांट्स का, ठीक है ना। ये क्या करता है, राइट प्लांट्स फॉर राइट सॉइल, जो सही मिट्टी है उस पर वही सही पौधा उगाया जाना चाहिए। नेचुरल पेस्ट कंट्रोल, जो नेचुरल पेस्ट होते हैं, जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं, उनसे कंट्रोल मिलता है। क्रॉप रोटेशन करो, ठीक है ना, इसमें क्रॉप रोटेशन होती है, मतलब वही मैंने आपको समझाया, अलग अलग खेती, मिक्स क्रॉपिंग करो। इससे क्या होगा, सॉइल प्रोटेक्ट होगी, सॉइल ज्यादा से ज्यादा अच्छी पैदावार रहेगी, सॉइल के अंदर नमी, मॉइस्चर रहेगा, और आपके जो अर्थवॉर्म बैक्टीरिया है वो सपोर्ट करेंगे सॉइल को। इंपॉर्टेंट ये है कि ये दिखाता है ट्रेडिशनल नॉलेज जो है ना, पुरानी नॉलेज, वो कहीं ना कहीं सस्टेनेबल है। मतलब आप मॉडर्न तो बन रहे हो लेकिन पुराने तरीके ऐसे हुआ करते थे जो बेस्ट हुआ करते थे, भले ही वो ज्यादा फायदा ना दे लेकिन उनसे बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं होता था। जैसे केस स्टडी है सिक्किम का, स्टोरी ऑफ पेमास फैमिली। तो प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा पैदावार नहीं होती खेती की, केमिकल का फिर यूज ज्यादा लगता है। देखो पहली पहली बात, खेती में ज्यादा पैदावार नहीं हो रही, अब ज्यादा पैदावार नहीं हो रही तो क्या करना पड़ेगा, कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने पड़ेंगे, उसकी कॉस्ट ज्यादा है और उस पर कर्जा बढ़ता जा रहा है। तो उसने क्या करा, उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चेंज कर लिया, कंपोस्ट का यूज करना शुरू करा। ऑर्गेनिक फार्मिंग समझते हो, जिसमें एक भी केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ना हो, सारी की सारी नेचुरल फार्मिंग हो, ठीक है ना, नेचुरल पेस्टिसाइड्स हो, जैसे नीम, गार्लिक, इन सब का यूज करो, और एक साल में एक से ज्यादा खेती करती है। शुरुआत में ये हुआ कि उसकी पैदावार गिरती गई, क्यों, लेकिन क्योंकि सॉइल रिकवर हो रही थी, लेकिन 5 साल बाद उसका फार्म सक्सेसफुल हो गया, सोल्ड क्रॉप्स को ज्यादा प्राइस पे बेचने लगी और इनकम भी उसकी 20% बढ़ गई। बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ा कि सिक्किम जो है ना वो 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, 2016 में ये बात पता चली थी, पूरा ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है यहाँ पे, कोई भी केमिकल फार्मिंग नहीं होती। यहाँ बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है और यहाँ पर टूरिज्म भी बढ़ता है। सस्टेनेबल मेथड अगर आप करोगे तो लंबे समय में आपको सक्सेस मिलेगी। द नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जिम्मेदार और जुडिशियस यूज करना संसाधन को, मतलब संसाधन को केयरफुली, वाइजली, लंबे समय तक इस्तेमाल करना। और ये इंपॉर्टेंट है खास करके नॉन रिन्यूएबल संसाधन के, ऐसे संसाधन जिसको एक बार इस्तेमाल करो और भविष्य में हम दोबारा यूज नहीं कर पाए, तो फिर उनका केयरफुल इस्तेमाल करो ना, क्योंकि वो लिमिटेड है, उनका यूज कम करो, उनको भविष्य के लिए बचाओ। इससे सॉल्यूशन क्या होगा, इससे आप रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट हो जाओगे, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनसे बिजली बिजली बनाकर ज्यादातर लाइट हीट यूज करो, ठीक है ना। जैसे सोलर एनर्जी एग्जांपल है इंडिया में, इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस है जो इंडिया और फ्रांस इन्होंने मिलकर शुरू करी थी इंडिया में, ठीक है ना। मकसद यही था कि ग्लोबल ग्लोबल लेवल पर सोलर एनर्जी आ जाए। क्या फायदा होता है, देखो ये क्लीन एनर्जी है, इससे एनवायरमेंट में पोल्यूशन नहीं फैलता, दूसरा पोल्यूशन बहुत कम है, और तीसरा इकोनॉमी भी ग्रोथ होती है, ठीक है ना। लोग अपनी छतों के ऊपर, या कितना आपने देखा होगा, ठीक है ना, मैं जैसे एक देख रहा था, आपने केदारनाथ कभी सुना, केदारनाथ, तो केदार पंच केदार है, एक केदार नहीं है, बहुत सारे पंच 5 केदार है, हर जगह अलग अलग शिव जी का अलग अलग हिस्सा है। तो उसमें से एक है मध्य महेश्वर,
वहां पर ऊपर जैसे आप जाते हो ना, तो वहां पर जैसे मंदिर है, जैसे केदारनाथ मंदिर दिखता है ना, सारे पांचों के पांचों मंदिर उसी स्ट्रक्चर में है। उनकी एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मंदिर है वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऊपर पहाड़ पे वहां बिजली नहीं है, वहां सोलर एनर्जी से ही गुजारा चलता है। इंटरनेट भी कोई खास नहीं आता वहां पे, और नहीं आता ऐसा ही मान लो। और ऐसा सीन है जो मैंने आपको बताया कि ना, वो चीज नहीं है वहां पे। अच्छा, तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या? तो मैं आपको जो चीज बता रहा था कि वहां पे मंदिर में रात को लाइट जलती है, ऐसे लाइट लगा रखी है उन्होंने, कुछ है ना अलग अलग कलर की, तो वो भी सोलर पैनल से ही चलती है। तो क्या वो सोलर, बहुत लोगों के आपके छत पे देखा होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज अपने पूरा मॉडल स्ट्रक्चर लगवाती है, और बहुत से लोग इस बिजली को चाहे तो बेच भी सकते हैं स्टोर करके गवर्नमेंट को, और अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। एग्जाम्पल जैसे एक है भादला सोलर पार्क, राजस्थान में सबसे लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में, और ये बड़ी मात्रा में बिजली को प्रदान करता है। नाम याद रखना। इनइक्वालिटी इन रिसोर्स एक्सेस, आपने एक चीज देखी है कि हर जगह ना जो रिसोर्स का एक्सेस है वो बराबर नहीं है, कहीं पे संसाधन ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो इसी के लिए क्या बनी हुई है, इनइक्वालिटी बनी हुई है। कैसे प्रॉब्लम? क्या, देखो हर इंसान को बराबर संसाधन नहीं मिलता। कुछ एरिया आप देखते हो पानी पीने के लिए जगह कम होता है, और कुछ एरिया जहां पर ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो रिसोर्सेस का फेयर और इक्वल यूज होना चाहिए। फाइनल आइडिया क्या है ये, स्टेवर्डशिप पे और लोक संग्रह पे। तो स्टेवर्डशिप क्या, केयर टेकर बनो नेचर के, और लोक संग्रह मतलब हर किसी के भले के लिए काम करो, सिर्फ अपने खुद के पर्सनल भले के लिए ना काम करो। प्रोटेक्ट करो नेचर को भविष्य की जनरेशन के लिए। और यहाँ पर बेटा हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द ट्रांजिशन फ्रॉम नेचर टू रिसोर्स। ऐसा कौन सा, मतलब स्टेटमेंट, क्वेश्चन समझना, इनमें से कौन सी जो ऑप्शन है वो बढ़िया एक्सप्लेन करता है कि प्रकृति, नेचर नेचर संसाधन कब बन जाता है। देखो, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान से समझते हैं स्टेटमेंट। भाई नेचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट करें यूजेबल फॉर्म में, नहीं ऐसा। देखो पहले सी ऑप्शन सारे पढ़ते हैं। नेचुरल एलिमेंट एग्जिस्ट करती है यूजेबल फॉर्म में, पहला। या फिर व्हेन ह्यूमन असाइन इकोनॉमिक वैल्यू टू नेचर, दूसरा ऑप्शन। तीसरा, जब नेचर यूजफुल हो जाए, एक्सेसिबल हो जाए, एक्सेप्टेंस। तो हमने डेफिनेशन में ये बात पढ़ी है कि संसाधन आपके लिए यूजफुल भी हो, आप उसे एक्सेस भी कर सको, और वो समाज में कल्चरली एक्सेप्ट भी किया जाए, तब वो संसाधन बन जाता है। चलिए अगला, एक वस्तु टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल है लेकिन इकोनॉमिकली फीजेबल नहीं है, मतलब एक पैसों के रूप में आप उसे नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, तो बता सकते हो कौन सा संसाधन है? पोटेंशियल रिसोर्स पता है क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब जानना जरूरी है आपके लिए। एक ऐसा संसाधन जो आपके पास है लेकिन आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, समझ रहे हो? तो वहां पैसों की बात नहीं हो रही भाई। तकनीकी तौर पर आप उसको जानते हो यूज करना, एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपको इकोनॉमिकल तौर पर आता ही नहीं है, तो मेरे भाई ये कंसीडर नहीं करा जाएगा रिसोर्स। कहानी खत्म, चलें आगे। इनमें से कौन सा शो करता है फेलियर ऑफ कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी डिस्पाइट फुलफिलिंग अदर कंडीशन? मतलब कौन सी सिचुएशन दिखा रही है फेलियर कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी का, और फुलफिल कर रही है बाकी कंडीशन। फेलियर दिखा रही है कल्चरली वो एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा, लेकिन बाकी बाकी कौन सी कंडीशन? टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल, वो दोनों पैसों के रूप में और तकनीकी रूप में आपको आता है, लेकिन समाज में उसे हम कल्चरली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कल्चरली किसको एक्सेप्ट नहीं करोगे? पवित्र पेड़ों को काटना, ऑप्शन सी। बाकी भी सही लग रहे हैं लेकिन ये ज्यादा बेस्ट है, समझ रहे हो ना। चलो फोर्थ, कौन सी स्टेटमेंट क्रिएट करती है मोस्ट एक्यूरेट डिफरेंस बिटवीन नेचर और संसाधन? प्रकृति और संसाधन के बीच में कैसे एक फर्क बता सकते हो आप, इस पॉइंट से आपको समझाना है। बी ऑप्शन क्या कहता है? देखो, कौन सी स्टेटमेंट क्रिएट करती है मोस्ट एक्यूरेट डिफरेंस संसाधन प्रकृति? नेचर हमेशा रिन्यूएबल है और रिसोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, ये डिफरेंस नहीं बन सकता। नेचर एग्जिस्ट तो करता है इंडिपेंडेंटली, लेकिन संसाधन वो तब बनता है। देखो प्रकृति में नेचर तो इंडिपेंडेंट है, प्रकृति आप हवा पानी सब इंडिपेंडेंट है आपके पास,
लेकिन जो संसाधन होते हैं ना वो हमारे इस्तेमाल के ऊपर होते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं, हम उसको कभी कभी डिपेंडेंसी जता देते हैं। बाकी ये भी गलत है, सी नेचर लिमिटेड है, रिसोर्सेज अनलिमिटेड ऐसा भी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये अब आपका सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट? एयर असेंशियल रिसोर्स है, बिल्कुल। लकड़ी मटेरियल रिसोर्स है, हाँ मटेरियल रिसोर्स है, पढ़ा था। सनलाइट, ये हमने वो डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा था अगर याद हो। सनलाइट एनर्जी रिसोर्स है, हाँ। मार्बल एनर्जी रिसोर्स नहीं है, ठीक है। चलो, मार्बल पत्थर है, पत्थर एक मटेरियल रिसोर्स थोड़ा कह सकते हो। इनमें से कौन सी सिचुएशन बेस्ट रिफ्लेक्ट करती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रिसोर्स इनटू मल्टीपल? एक संसाधन से हम बहुत सारे संसाधन बना सकते हैं। डी, नहीं मेरे भाई, लकड़ी। लकड़ी के कितने इस्तेमाल है बताओ, हैं? फर्नीचर ही बना रहे, फ्यूल क्या इसके अलावा और चीज नहीं बना सकते? बना सकते। चलो आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल बट इंपॉर्टेंट है? डायरेक्ट सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है पर फिर भी जिंदगी का अहम हिस्सा। ये तो सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ये भी है, ये भी है। मेटल, लेकिन मेटल देखो सर्वाइवल के लिए तो जरूरी नहीं, लेकिन इसका ये नहीं है कि क्या वो यूजफुल नहीं है यूजफुल है। नेचर सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन करता है या रिप्रेजेंट करता है आइडिया ऑफ रीजेनरेटिव? रीजेनरेट मतलब चीज फिर से रीजेनरेट हो जाती है, तो बताओ फिर से रीजेनरेट कौन सी चीजें होती हैं? फिर से रीजेनरेटिव सिस्टम। यूज करना रिसोर्स को केयरफुली रीजेनरेशन नहीं है, है ना। रिसाइकल करना वेस्ट प्रोडक्ट को, तो वो रीजेनरेशन हो सकता है, ये हो सकता है, बिल्कुल सही है। बाकी एक बार दो और पढ़ लेते हैं। टेकिंग फ्रॉम नेचर एंड रीस्टोरिंग इट, ये भी तो रीजेनरेटिंग है। संसाधन से लो और रीस्टोर करो। प्रिवेंट करो नेचुरल रिसोर्स का, नहीं ये नहीं। बी और सी में से कोई एक आंसर हो सकता है। किसी चीज का फिर से यूज करो बार 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 बार, ठीक है ना। जैसे पानी हो गया, उसको एक जगह से कहीं और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो एक तरीके से रिसाइकलिंग रिस्टोरेशन कहलाता है, रीस्टोर करना, है ना। या एक तरीके से कोई चीज संसाधन से लो और उसको फिर दोबारे बनाओ, फिर से जागरूक करो, फिर से क्रिएट करो, ये बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है ना, ऑप्शन सी ध्यान रखना, ठीक है।